हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब अपन कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम करती है। अपन जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, आप जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करोगे, इको की रिपोर्ट देखोगे, तो कुछ वैल्यूज है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू आती है ईडीवी, जिसके बारे में अपन ने पहले भी बात कर ली थी। इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, अब होता क्या है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको अपन ईडीवी बोलते हैं, या कई बुकों में वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं, वीईडीवी भी बोलते हैं। ओके, अब होता क्या है इसको समझते हैं। अपन सबने पहले पढ़ा था कि सपोज ये हार्ट है ना। दोबारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें सपोज करो कि 120 ml ब्लड आता है, फिर वो 120 ml, सॉरी यहाँ पे एग्जैक्ट बात करें तो 60 ml ब्लड आता है, ठीक है, जिसको अपन ने प्रीलोड बोला था। अब ये 60 ml ब्लड है वो इसमें आ जाता है पूरा। अब इसमें आने के बाद फिर वो यहाँ पे जाता है 60 ml। अब यहाँ पे पहले से यहाँ पे आता है तो 60 ml तो ये नया आ जाता है, और पहले का 50-60 ml पड़ा होता है। तो टोटल यहाँ पे ना 110 से 120 ml के करीब ब्लड होता है। 110 से लेके 120 ml ब्लड होता है। अब जैसे ये सिस्टोल होता है वेंट्रिकल, तब इसमें से काफी सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। तो इसके सिस्टोल होने से पहले जो ब्लड यहाँ पे पड़ा रहता है 110 से 120 ml ब्लड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन यदि लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, या वेंट्रिकल भी लिख सकते हो, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल स्पेशल लिख दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल बिफोर, या बिफोर से भी बढ़िया आप लिखो जस्ट बिफोर, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, या एंड ऑफ डायस्टोल। भाई डायस्टोल का जब एंड होगा, जब अपन मानते हैं कि पूरा ब्लड जितना था उतना आ गया है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक ब्लड आ जाता है, उसके बाद वेंट्रिकल है वो क्या करता है, सिस्टोल करता है। तो सिस्टोल से पहले बोल दो या डायस्टोल के एंड में बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू की यदि अपन बात करें कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो आइडिया रखना 120 ml होती है। कितनी होती है, 120 ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। क्लियर हुई इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट टर्म अपन यूज करते हैं, एक बात और याद रखना कि वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होती है, वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है, वो डायरेक्ट आपको बताता है प्रीलोड, ठीक है। यदि वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है कि राइट एट्रियम में जो आ रहा है ब्लड वो भी कम आ रहा है, ठीक है। और यदि वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है कि राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड भी ज्यादा है, मतलब कि प्रीलोड भी ज्यादा है। तो ओवरऑल बताता है कि यहाँ पे कितना ब्लड है। यदि यहाँ पे ज्यादा ब्लड है तो मतलब कि आने वाला ब्लड भी ज्यादा है, और राइट एट्रियम में जितना ब्लड आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा बताता है कि वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसका इंडिकेटर होता है, प्रीलोड का इंडिकेटर होता है। क्लियर हुई इतनी बात। इसके बाद में अपन एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, एक टर्म और डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो ESC एंड सिस्टोल वॉल्यूम। तो जैसा सब कुछ नाम ही बता रहा है कि वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तक, क्योंकि डायस्टोलिक के एंड में कितना ब्लड है। अब ये बताएगा कि सिस्टोल के बाद में कितना ब्लड है। मतलब क्या था, ये हार्ट था, मैं आपको बता रहा था जैसे शुरू में कि सपोज करो यहाँ पे आपके पास जो ब्लड आया है, ये हार्ट था, सपोज करो यहाँ पे जो ब्लड आया है वो आपका 70 ml है या 60 ml है। ये ब्लड दोबारा यहाँ पे आ गया 70 ml, फिर यही 70 ml घूम फिर के यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे 70 ml आ गया, ठीक है।
पहले का यहाँ पे पड़ा हुआ था 50 ml, तो टोटल कितना हो गया 120 ml यहाँ पे हो गया। ये तो क्या हो गया एन डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। लेकिन अब इस 120 ml में से मैंने बताया था जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो सिस्टोल होने के बाद क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और वो सिस्टोल वॉल्यूम सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 70 ml। ठीक है, अब 70 ml जब यहाँ से बाहर निकल गई, 120 में 70 ml निकल गया, तो बचा कितना 50 ml। तो अपन कह सकते हैं कि जो सिस्टोल के बाद में जो ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर बचता है सिस्टोल के बाद में, जो जैसे अपन ने बताया कि 50 ml ब्लड बच जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं एंड सिस्टोल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रेस्ट इन वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिकल सिस्टोल और स्टार्ट ऑफ डायस्टोल, या तो डायस्टोल से स्टार्ट होने से पहले या वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद में कितना ब्लड बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं एंड सिस्टोल वॉल्यूम। और वो कितना होता है, यदि अपन वेंट्रिकल एंड सिस्टोल वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना होता है, ये आपके ऑलमोस्ट होता है 50 ml के करीब। क्लियर हुई इतनी बात। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा कि दो टर्म होती हैं, एक तो डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड है उसको बोलते हैं अपन ईडीवी, और एक अपन देखते हैं कि सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड है, एक वेंट्रिकल के धड़कने से पहले, एक वेंट्रिकल के धड़कने के बाद में। ठीक है, तो अपन ने दोनों टर्म को समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, आज तक आप सब लोग छोटे इंस्टीट्यूट में काम करते हो, अपने इंडिया में ज्यादातर लोग बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। आज अपन बात करते हैं कार्डियक इंडेक्स। तो काफी आपके जो वाइवा होते हैं या आप कभी ड्यूटी आईसीयू में काम करोगे तो काफी बार जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो ये बात आपसे पूछ लिया करेंगे कि कार्डियक इंडेक्स क्या होता है। देखो कार्डियक आउटपुट एक पुराना कॉन्सेप्ट है। कार्डियक आउटपुट होता है कि सपोज करो ये एक हार्ट है, यहाँ से अरोटा निकल रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड निकला है वो कार्डियक आउटपुट है। लेकिन आपके जो बॉडी सरफेस एरिया को कितना मिल रहा है वो कार्डियक इंडेक्स बताएगा। समझना, मैं आपको एक बार और समझा दो, पहले इसकी डेफिनेशन समझना। देखो समझो कि यहां से जो कार्डियक आउटपुट निकल रहा है 1 मिनट के अंदर, वो निकल रहा है आपकी पूरी बॉडी के लिए। तो 5 लीटर ब्लड निकल रहा है, लीटर निकल रहा है, वो कार्डियक आउटपुट है पूरी बॉडी के लिए। लेकिन अब कोई इंसान मोटा होता है तो उसके अंदर ज्यादा कार्डियक आउटपुट निकलता है, कोई इंसान पतला है तो उसके अंदर इतनी कार्डियक आउटपुट की जरूरत नहीं है। तो कार्डियक आउटपुट जिसका वजन ज्यादा है, कोई आदमी जो लंबा चौड़ा है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, आप सपोज करो ये 5 लीटर निकल रहा है और एक इंसान है जो बिल्कुल पतला है, थिन है, और एक इंसान है जो थोड़ा ब्रॉड है, लंबा चौड़ा है। ठीक है, दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल थोड़ा ब्रॉड है, लंबा चौड़ा है, और एक है बिल्कुल पतला। अब जो पतला है उसके लिए तो 5 लीटर बहुत है, पतला है उसके लिए तो 5 लीटर बहुत है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा इंसान है, बिल्कुल जाइंट है, बिल्कुल खली जैसा है, तो उसके लिए तो 5 लीटर बहुत कम है ना। लेकिन आप जैसे रिपोर्ट देखोगे तो आप कहोगे यार इसका कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल आ रहा है। लेकिन खली के लिए तो और भी ज्यादा कार्डियक आउटपुट की जरूरत थी, द ग्रेट खली के लिए तो और भी ज्यादा कार्डियक आउटपुट की जरूरत थी, उसके लिए 5 लीटर कम है। लेकिन वहीं एक छोटा सा बच्चा होगा, उसके लिए 5 लीटर भी आपको बहुत सारा लगेगा कि यार इसके लिए इतना नहीं होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि एक छोटा सा बॉडी सरफेस एरिया अपन देखते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर को कितना ब्लड मिल रहा है, कितना कार्डियक आउटपुट 1 मीटर स्क्वायर वाले बच्चे को मिल रहा है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक आउटपुट पुराना टर्म हो गया, कार्डियक आउटपुट से अपन को इतना नहीं मिलता कि पतले लोग की नॉर्मल है बॉडी। कार्डियक इंडेक्स अच्छी जानकारी अपन को देता है कि पर बॉडी सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को कितना ब्लड मिल रहा है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, पहले तो आपके दिमाग में मैं ये बात बैठा देना चाहता हूं कि कार्डियक इंडेक्स मोर रिलायबल वैल्यू कंपेयर देन कार्डियक आउटपुट। ठीक है,
अब कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, इसको अपन बात करते हैं कि कार्डियक इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कार्डियक इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स इज cardiac output normalization normalized to body surface area। मतलब कि एक बॉडी सरफेस एरिया को कितना, हाँ, ब्लड मिल रहा है, कितना कार्डियक आउटपुट मिल रहा है वन बॉडी सरफेस एरिया को, 1 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया को। ठीक है, तो इसको कैसे क्या मतलब कैलकुलेट करते हैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू, सॉरी, कार्डियक इंडेक्स इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब आपको पता है कि नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है। यदि नॉर्मल अपन बॉडी सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 1.8 मीटर स्क्वायर। एक ह्यूमन का, नॉर्मल इंसान का बॉडी सरफेस एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर होता है। और डिटेल में जाओ तो अपन ये कह सकते हैं कि मेल का बॉडी सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल का बॉडी सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है। ठीक है, मेल का बॉडी सरफेस एरिया 1.9 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो और फीमेल का बॉडी सरफेस एरिया होता है 1.6 मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर इतनी बात। तो बॉडी सरफेस एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर होता है। यदि आप कैलकुलेट करोगे तो जो कार्डियक इंडेक्स है, कार्डियक आउटपुट हो गया, अब 5 लीटर कार्डियक आउटपुट हो गया। ठीक है, तो बॉडी सरफेस एरिया अपन बात करें 1.8 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू जब अपन घूम फिर के आते हैं, आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके घूम फिर के आती है वो 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर आती है। ठीक है, ये आइडियल वैल्यू है कि इतना होता है आइडियल। ठीक है, लेकिन रेंज की बात करें कि कितना होना चाहिए तो वो वैल्यू आपकी होती है 2.2 लीटर मीटर स्क्वायर से लेके 4 लीटर मीटर स्क्वायर, ये इसकी नॉर्मल होती है। ठीक है, अब ये अपन ने देखा कार्डियक इंडेक्स। ठीक है, अब ये भी आता है कि बॉडी सरफेस एरिया भी तो कैलकुलेट कैसे करते होंगे, क्या फिक्स है कि बॉडी सरफेस एरिया सबका सेम होता है? नहीं, तो बॉडी सरफेस एरिया का भी एक फॉर्मूला आता है ना, बॉडी सरफेस एरिया, इसका भी एक फॉर्मूला आता है। बॉडी सरफेस एरिया, इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है जो एक मॉस्टलर, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, साइंटिस्ट का नाम है मॉस्टलर, है ना, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, मोस्ट, मैं स्पेलिंग सही लिख देता हूँ, मॉस्टलर्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैसे बॉडी सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला है, हाइट सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में क्या कहते हैं, 5 फुट 8 इंच है, तो फिट है उसमें, तो एक फिट में मतलब कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और एक फिट में 3 के करीब 30 के करीब वो हो जाएंगे पूरा सेंटीमीटर। तो 5.8 है ना, 5 फीट 8 इंच है, तो कैसे करोगे, 5 को तो 30 से गुना कर लो और 8 को, बचा हुआ 8 है उसको 2.4 से गुना कर लो, ये टोटल कर लो आप पूरा, है ना, तो ऐसे सेंटीमीटर में आ जाता है। ठीक है, हाइट सेंटीमीटर में लेना और वेट होता है आपका, उसको आप केजी में ले लेना अपॉन 3600, है ना, और इन सबका अंडर रूट, ऐसे आप बॉडी सरफेस एरिया है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने आपको आइडियली बता ही दिया फिर। ठीक है, जो अपन नॉर्मल बात करते हैं कि जो आइडियली आता है, यदि अपन एक इंडिविजुअल की बात करें तो 1.734 आता है, जिसको अपन ऑलमोस्ट 1.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब यदि आप बिल्कुल अलग जाते हो कि मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, तो मेल के लिए 1.9, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बॉडी सरफेस एरिया की यूनिट है ना, जो बॉडी सरफेस एरिया की जो यूनिट होगी वो लीटर नहीं होगी, ये मीटर स्क्वायर में होगी ना, मीटर स्क्वायर होगी। यदि अपन मेल की बात करें तो 1.9 मीटर स्क्वायर होता है, फीमेल की बात करें तो 1.6 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉस्कुलर फॉर्मूला है बॉडी सरफेस है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना ये भी पता होना चाहिए। अब कार्डियक आउटपुट
टोटल कितना है और पर बेसल सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया तो कार्डियक इंडेक्स आ जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 2.8 होती है। ठीक है, यदि अपन बात करें कार्डियक इंडेक्स की, यदि अपन बात करते हैं कार्डियक इंडेक्स सीआई की, तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सीआई का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा कि कार्डियक आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया, ये दोनों अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसकी जो आइडियल वैल्यू है वो तो आती है 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी आइडियल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अपन एक रेंज की बात करते हैं तो 2.2 से लेके 4 तक, 4 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। यदि ये 2.2 से कम आ रहा है तो आप कह सकते हो कि आपके बॉडी सरफेस एरिया को हाइपोपरफ्यूजन है, मतलब अच्छी तरह आपको क्या नहीं मिल रहा, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, कार्डियक आउटपुट जितना होना चाहिए उतना कम है, उतना नहीं है। इसको अपन हार्ट फेलियर में बोल सकते हैं, पेशेंट हार्ट फेलियर में। लेकिन यदि ये 4 लीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि भाई इंसान को बहुत ज्यादा सर्कुलेशन मिल रहा है। और ज्यादा कार्डियक आउटपुट कब आता है, या तो आप कोई ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिजियोलॉजिकल है, अदरवाइज सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में बॉडी मेटाबॉलिक नीड होती है, जो मेटाबॉलिक नीड होती है वो बढ़ जाती है। तो इन कंडीशंस हैं, इनमें अपन को ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप समझ ले कि कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में अपन ने देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो रहा है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो। देखो कार्डियक इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप सर्जरीज करते हो, कार्डियक सर्जरी या कार्डियोलॉजी में काम करोगे तो कार्डियक आउटपुट को इतना मेजर नहीं करते, कार्डियक इंडेक्स ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि कार्डियक इंडेक्स में वो टेंशन नहीं होती ना कि भाई मोटा आदमी है पतला आदमी है, इसमें पता लग जाता है कि पर बॉडी सरफेस एरिया को कितना ब्लड मिल रहा है। अब चाहे वो आदमी कितना ही मोटा हो, कितना ही पतला हो, उससे मतलब नहीं है ना। ऐसे एक टर्म और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप हार्ट फेलियर का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सी ग्रेड का हार्ट फेलियर है, तब अपन बताते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो, ईएफ रेशियो, है ना। जब ई को करते हैं तो अपन देखते हैं कि इसका ईएफ रेशियो काउंट करो, ईएफ रेशियो कम तो नहीं है। ईएफ रेशियो कम होने का सीधा सा मतलब है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में, तो आप इसको बोल सकते हो इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, ईएफ रेशियो। ठीक है, होता क्या है इसमें समझो, क्या होता है ये, ईएफ रेशियो इक्वल टू एंड सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, ये होता है। ठीक है, एसवी मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि एसवी का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और ईडीवी का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो समझो होता क्या है ये, समझो आपको ये फॉर्मूला क्या बताना चाहता है। सपोज करो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें पहले से जो वॉल्यूम भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, ईडीवी बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। ये अरोटा इसमें से निकल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें से जितना वॉल्यूम भरा होता है, मान लो अपन बात करते हैं 120 ml आपका ब्लड भरा होता है इसमें। अब जैसे सिस्टोल होता है हार्ट, उसमें से एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकल जाता है, मतलब कि 70 ml बाहर निकल जाता है। आइडियल कंडीशन है, बट सब में ऐसा नहीं निकलता। ठीक है, किसी में नहीं निकलता, मैं तो मानता हूँ इतना परफेक्ट किसी में नहीं निकलता। ये कहता है कि जितना पहले से भरा हुआ था उसमें से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड है जो बाहर निकल रहा है, उसी को अपन ने क्या बोला, इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो। मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितने में से, ईडीवी में से कितना ब्लड बाहर निकला। ठीक है, 120 ml भरा हुआ था, उसमें से कितना ब्लड बाहर निकला है, एक तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम को बताते हैं। यदि कम ब्लड निकलता है तो उस कंडीशन को अपन हार्ट फेलियर बोल देते हैं ना। यदि आपका ईएफ रेशियो कम है, मतलब कि आपका प्रॉपर ब्लड है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ब्लड कम निकला है, हार्ट फेलियर बोल देते हैं। तो मतलब यही है कि मान लो इसमें 120 ml भरा हुआ था, इसमें से आपका कितना ब्लड बाहर निकल गया, ठीक है, सिस्टोल पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका
इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो, मतलब कि सिस्टोल वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम वेंट्रिकल, कि वेंट्रिकल से कितना परसेंट ब्लड है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन ने बात करा ई एफ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है, टोटल ब्लड कितना होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। अब कई बुकों में इसको कैसे लिखा जाता है, कई बुकों में इजेक्शन फ्रैक्शन को लिखा जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, ईडीवी माइनस ईएसवी इंटू ईडीवी इंटू 100। तो कई बार आपको ऐसा फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है, तब घबराइएगा मत। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आप नॉर्मल वैल्यूज इसमें रख के देखते हैं कि एएफ के नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो अपने स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा जैसे कि 70 ml होता है, एंड डायस्टोलिक बोला कि अपने 120 ml होता है इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 पूरा आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा आंसर 70/12, है ना। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 58.33 आती है, 58.33% आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड है तो उसमें से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, 58 ml ब्लड है वो बाहर निकल रहा है एक कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है, ये आइडियल है, यदि इतना निकलता है ना वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी का जो आपका 42% है वो आपका उसमें पड़ा हुआ है वेंट्रिकल में सिस्टोल के बाद, जो एंड सिस्टोल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन ये बताता है कितना ब्लड है जो बाहर निकल गया एक सिस्टोल पे, है ना। ठीक है, अब इसके रिलेटेड और बात कर लेते हैं कि ये अपना एंड सिस्टोल वॉल्यूम हो गया। अब ये तो आइडियल है, लेकिन नॉर्मल रेंज क्या होती है यदि अपन इसका इंटरप्रेट करते हैं, यदि अपन इसको इंटरप्रेट करते हैं तो नॉर्मल रेंज क्या हो जाती है, नॉर्मल रेंज होगी 55 से 70% तक, है ना। दूसरा नॉर्मल होगी, अपने यदि बात करें कि माइल्ड रिड्यूस ईएफ किसे बोलेंगे, माइल्ड रिड्यूस ईएफ किसे बोलेंगे, तो वो याद हो 40 से लेके 54% तक को अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड रिड्यूस ईएफ। 40 भी मत बोलो, 41 बोलो, अपने एग्जैक्ट बात करें तो 41। ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं मॉडरेट रिड्यूस ईएफ। मॉडरेट रिड्यूस ईएफ कितना होता है, तो इसकी बात करें तो वही दोबारा हो गया 31 से लेके आप 40% तक बोल सकते हैं। और यदि अपन बात करें सीवियर रिड्यूस ईएफ क्या होता है, सीवियर रिड्यूस ईएफ तो अपन कह सकते हैं बिलो 30% को अपन क्या बोलते हैं, 30 बिलो या इक्वल, इसको अपन बोलते हैं सीवियर रिड्यूस ईएफ। और देखो जब भी ईएफ कम होता है ना उस कंडीशन को अपन जनरली बोलते हैं हार्ट फेलियर, है ना। या अपन और भी अच्छी टर्म है हार्ट फेलियर रिड्यूस ईएफ। आप आगे जाके जब सेकंड ईयर में हार्ट फेलियर पढ़ोगे, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तब आपको ये अच्छे से समझाते हैं कि ये क्या होता है, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। कोई भी आप कार्डियोलॉजी में जाओगे, आपको जब 2D इको कराया जाता है, एक जांच होती है 2D इको, हार्ट की सोनोग्राफी जिसे बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले दो ही चीज देखी जाती है, एक तो कार्डियक इंडेक्स देखा जाता है और दूसरा देखा जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 2.2 से लेके 4 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू अपन ने देख ली कितनी होनी चाहिए 55 से 70% तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। यदि ईएफ रेशियो कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, बाद में सारी जांचें होती है, कौन सी दवा देनी है, सारा इस बात पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए अपन ने फिजियोलॉजी को कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बीपी के बारे में पढ़ेंगे, बीपी कैसे होता है, कितना होता है, कैसे रेगुलेट होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीपी को कंट्रोल कौन करता है ये भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे आपका ईसीजी, और ईसीजी में आपका कंडक्शन सिस्टम सारे टू जेड ईसीजी अपन पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना।